This video is brought to you by the View Sport app. View Sport app is your one-stop destination for all your footballing needs. अगर आप फैंटेसी फुटबॉल खेलते हैं तो व्यू स्पोर्ट ऐप उसमें आपकी मदद करता है। जैसा हम सबको पता है कि सारी लीग्स का फाइनल गेम डे अब आ चुका है और एक दिन में 10-10 मैचेस होंगे, तो सब पे टैब्स रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो व्यू स्पोर्ट ऐप उसमें आपकी मदद करता है। आपको सारे मैचेस के फैंटेसी कॉम्बिनेशंस व्यू स्पोर्ट ऐप पे मिलेंगे। ये फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको दिए जाते हैं एक डेटा ड्रिवन एल्गोरिदम बेस्ड अप्रोच से, तो इसमें किसी भी तरीके का ह्यूमन बायस नहीं है और ना केवल फुटबॉल बट क्रिकेट से रिलेटेड भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो लिंक जो है व्यू स्पोर्ट ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं व्यू स्पोर्ट ऐप फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो आज बुंदेसलीगा में दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं। ये दो मैचेस आज टाइटल रेस डिसाइड करेंगे। पहला मैच है कोलोन वर्सेस बायर्न म्यूनिख और दूसरा मैच है बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस माइंस। तो ये जो वीडियो था ये मैंने रिकॉर्ड किया था मैच के कुछ 2-3 घंटे पहले ही रिकॉर्ड करके रख लिया था, क्योंकि मैं 99.9 नहीं 100% श्योर था कि बायर्न म्यूनिख माइंस को तो हरा ही देगी। माइंस पर आप एक बार नज़र डालेंगे टेबल पे तो 9th पे थी, 4 लॉसेस लगातार उनकी थी इस मैच से पहले। डॉर्टमंड के होम में मैच हो रहा है, द ग्रेट येलो वॉल, 10 साल से टाइटल जीते नहीं हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा भी नहीं है कि किसी और रिजल्ट पे डिपेंडेंट रहना है, अपने हाथ में अपनी किस्मत है। 3 मैच लगातार आप जीतते हुए आ रहे हैं। बायर्न म्यूनिख अभी अभी लाइप्जिग से अपना लास्ट मैच हारी है। बायर्न म्यूनिख को अवे खेलना है कोलोन से, तो सारा प्रेशर जो है वो बायर्न म्यूनिख पे है। आपके लिए बस ऐसा है कि आपको अपने एबिलिटी को बैक करना है, आपको अपने गेम प्लान पे टिके रहना है और आप अपनी नॉर्मल फुटबॉल खेलिए और आप मैच जीत जाएंगे। ये एक सिंपल अप्रोच होनी चाहिए थी डॉर्टमंड की, और उन्होंने ये बॉटल कर दिया। इसको मैं कहूँगा कि ये आपने बॉटल किया, ये जो है ये बोतल आपने बिल्कुल अपनी टाइटल रेस में घुसा दी अंदर तक। मतलब किस तरीके से आप लास्ट मैच में आके इतनी गंदी फुटबॉल खेल रहे हो। मार्को रॉयस के पास इतना अच्छा मौका था एक टाइटल जीतने का, हम सब रूट कर रहे थे डॉर्टमंड को। ऐसा नहीं है कि बायर्न से कोई विशेष वैमनस्य है या बायर्न से कोई विशेष दिक्कत है। हाँ, कुछ लोगों को ये ज़रूर लगता है कि इतने टाइम से जीते जा रही है बायर्न, तो एक अगर कोई नया विनर आता है तो रिफ्रेशिंग होगा। ठीक है, 2012 में लास्ट डॉर्टमंड जीती थी, उसके बाद तो 10 टाइटल लगातार बायर्न जीती चुकी है। एक बायर्न म्यूनिख हार जाएगी, डॉर्टमंड जीत जाएगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है फिर अगले 4-5 मिनिमम बायर्न ने ही जीतने हैं। बॉटल कर दिया, ख़त्म कर दिया। समझ ही नहीं आता कि डॉर्टमंड को क्या चाहिए। मतलब आपके होम में मैच है, बायर्न अवे खेल रही है, बायर्न ने गोल भी कंसीड कर लिया, पहले गोल स्कोर करके फिर पेनल्टी भी खा ली। ठीक है, अब भी आप जीत रहे हो, ठीक है, उसके बावजूद आप गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आप पेनल्टी मिस कर रहे हो, आप क्लियर कट चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो प्लेयर्स हैं दे हैव लेट देमसेल्व्स डाउन, सीधी सी बात है। और नर्व्स जो हैं वो दिख गई आज, एक्सपीरियंस की कमी साफ दिखी। एक्सपीरियंस प्लेयर्स जैसे मैट हुमल्स हैं, जूलियन ब्रांड है, मार्को रॉयस खुद हैं, उनको टीम को थोड़ा सा आज काम डाउन करने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा एक अंदर से आग जलाने की ज़रूरत थी। वो एक हंगर जो थी वो चाहिए थी टाइटल जीतने के लिए, वो नहीं दिखी। और बायर्न ने जो है अपना 11वां लगातार टाइटल जीत लिया है थैंक्स टू डॉर्टमंड्स एफर्ट्स। ऐसा नहीं है कि बायर्न ने जो है वो कुछ बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है। और डॉर्टमंड का आप ये देखिए कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी उनको टाइटल जीतने के लिए इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इस सीज़न भी आप देखें तो पहला मैच डॉर्टमंड ने ड्रॉ खेला था बायर्न से, दूसरा मैच जो था बायर्न ने बुरी तरह उनको लताड़ दिया था। तो ऐसा भी नहीं था कि उनको बायर्न को हराना पड़ता इस बार लीग जीतने के लिए। दोनों मैच में जो है वो बायर्न से नहीं जीत पाए, और बहुत कम ऐसा होता है कि बायर्न आपको इतने सारे मौके देती है टाइटल रेस में वापस आने के। अब आप भूल जाइए कि अब किसी भी तरीके से आपको जो है मौका मिलेगा, क्योंकि अब ऐसा भी हुआ है कि अपनी हायरार्की में भी कुछ चेंजेस कर रही है बायर्न म्यूनिख। ओलिवर कान और हसन सैलिहामिदिच जो हैं वो शायद जा रहे हैं, उनकी जगह दूसरे लोग आएंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। ये मैंने एक वीडियो बनाया था कि डॉर्टमंड अगर टाइटल जीतती है तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात होगी ये। ऑल्दो 10 टाइटल, अब तो 11 हो गए हैं बायर्न के, लेकिन अगर 10 टाइटल बायर्न जो है वो जीतती है, उसके बाद अगर 11वां भी डॉर्टमंड जीतती है तो ये कितनी बड़ी बात है। तो वीडियो का जो ये सार था कि क्यों बायर्न इतना ज़्यादा डोमिनेट करती है बुंदेसलीगा को, और ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से कोई और टीम उनसे compete नहीं कर पाती। तो आई थिंक बाकी पॉइंट्स इस वीडियो के रिलेवेंट है, तो मैं यहाँ से जो है बाकी का वीडियो जोड़ता हूँ
और फिर मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो आप प्लीज़ एक बार इन चीज़ों पे नज़र डालिए कि बायर्न क्यों इतना डोमिनेट करती है लीग में। आई थिंक ये आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे फैक्ट्स। तो बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पे बायर्न म्यूनिख के लिए अपना लगातार 11वां बुंदेसलीगा टाइटल जीतना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि बायर्न क्यों इतनी ज्यादा डोमिनेंट टीम बन गई बुंदेसलीगा में, और क्यों ऐसा हुआ कि पिछले 10 साल में 10 टाइटल बायर्न ने जीते हैं और बुंदेसलीगा में कोई और टीम उनसे कंपीट क्यों नहीं कर पाती। तो बायर्न इतनी सक्सेसफुल क्यों है, उसके लिए हमको लीग का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो जितने भी जर्मन क्लब्स थे 1998 से पहले, वो रन होते थे एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। 1998 के बाद फुटबॉलिंग आर्म जो था इन क्लब्स का, उनको अलाउ किया टू रन एज पीएलसीज यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जहां पे क्लब्स के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया, लेकिन अंडर अ 50+1 रूल। अब ये 50+1 रूल क्या है कि क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको 50% शेयर्स +1 शेयर रिटेन करना है, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स आके पूरा कंट्रोल ना ले सकें क्लब का। जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्रीमियर लीग में जो क्लब्स हैं उसमें हम देखते हैं रशियन बिलियनियर्स, अमेरिकन बिजनेसमैन, मिडिल ईस्टर्न टाइकून्स, इन सब की इन्वेस्टमेंट है। वो जिस तरीके से चाहे क्लब को रन कर सकते हैं। कुछ केसेस में हमने देखा है कि क्लब्स जो हैं वो सफर किए हैं बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ओनर्स जो है वो क्लब में से अपने प्रॉफिट्स निकालना चाहते हैं। तो 50+1 रूल जो होता है इन्वेस्टर्स और ओनर्स को प्रिवेंट करता है कि वो क्लब को अपनी तरीके से रन कर सकें। अल्टीमेट जो से होगा क्लब की रनिंग में, वो फैंस का और मेंबर्स का होगा जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। इसमें 2016 में बोरुसिया डॉर्टमंड के सीईओ हांस योकिम वॉट्सके ने यह कहा था कि एक जर्मन स्पेक्टेटर के ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा क्लोज टाइज होते हैं क्लब के साथ, और अगर उनको ये फीलिंग आ जाती है कि वो एक कस्टमर की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं रादर देन अ फैन, तो हमारे हाथ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो 50+1 रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एंश्योर करता है बुंदेसलीगा में, ना केवल बायर्न म्यूनिख में बट बाकी क्लब्स में भी, कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे और ज्यादा उथल पुथल ना हो क्लब में। अगर आप इस समय बायर्न की करंट शेयर होल्डिंग देखेंगे तो जो पार्टनर्स हैं एडिडास, ऑडी और आलियांस, उन तीनों के पास 8.3% का शेयर है सिर्फ, और 75% जो क्लब है वो अभी भी मेंबर्स और फैंस के हाथ में है। तो इससे ये चीज एंश्योर होती है, जैसे इस केस में एडिडास, ऑडी और आलियांस ने इन्वेस्ट कर रखा है बायर्न म्यूनिख ने, कल को मान लीजिए कोई और आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इसमें, तो वो अपनी मनमानी ना कर सके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो माइनॉरिटी स्टॉक होल्डर होंगे और मेजर जो स्टॉक है वो बायर्न म्यूनिख के बोर्ड मेंबर्स और क्लब के मेंबर्स के पास ही रहेगा। तो इससे क्लब को एक सस्टेनेबिलिटी हासिल होती है, इससे ये एंश्योर होता है कि क्लब किसी भी तरीके से डेट में ना जाए। तो अगर आप फोर्ब्स की 2022 की मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब्स की लिस्ट पे एक बार नजर डालें तो यहां पर आपको बायर्न म्यूनिख मिलेगी 5th पोजीशन पे, जहां पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा हेल्दी $726 मिलियन कमाया है, जहां पर कोई भी डेट नहीं दिखेगा आपको बायर्न म्यूनिख के ऊपर। क्लब की वैल्यू है लगभग $4.2 बिलियन, और रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ता ही गया है बायर्न म्यूनिख का, बिकॉज सक्सेस के कारण, जो सक्सेस मिली है बायर्न म्यूनिख को, उसके कारण उनका फैन बेस बना है, उनकी ग्लोबल रीच बहुत ज्यादा बड़ी है और उसके कारण ज्यादा अच्छा रेवेन्यू कमाने का मौका भी मिला है। अब ये तो बात हो गई जो बुंदेसलीगा का स्ट्रक्चर है और किस तरीके से चीजें काम करती हैं बुंदेसलीगा में सभी क्लब्स के लिए। अच्छी प्रैक्टिसेस हैं तो ये तो सभी क्लब्स के लिए फॉलो की जा रहे हैं, इसमें बायर्न ने ऐसा अलग क्या किया है? तो अब यहां पर आता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन सब चीजों में। अब यहां पर हमको बात करनी पड़ेगी ब्रॉडकास्टिंग राइट से जो पैसा कमाया जा रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो एक बार उस पर नजर डालते हैं कि पैसा जो मिलता है बुंदेसलीगा को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, वो क्लब्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर हम 2017-18 सीजन से लेके 2020-21 सीजन तक की बात करें तो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलते थे वो दो तरीके से मिलते थे, डोमेस्टिक राइट्स और इंटरनेशनल राइट्स। तो इंटरनेशनल राइट्स का जो 25% था सिर्फ वो डिवाइड किया गया बुंदेसलीगा क्लब्स में इक्वली, बाकी 75% जो था वो परफॉर्मेंस बेस्ड था। अब जैसा हम कहते हैं कि सक्सेस ब्रीड सक्सेस, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको पहले इनिशियल लेवल की सक्सेस जो है उसको हासिल करना पड़ेगा। अब यहां पर एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन जैसे बुंदेसलीगा प्लान कर रहा है कि वो अपना 12.5% शेयर जो है वो एक प्राइवेट कंपनी को बेचेंगे फॉर एन इंजेक्शन ऑफ 2 बिलियन यूरो, क्योंकि यहां पर एक फाइनेंशियल इंजेक्शन की जरूरत है बुंदेसलीगा को। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की अगर हम बात करें, जहां पर बुंदेसलीगा को 1.3 बिलियन यूरोज मिलता है पर सीजन ब्रॉडकास्टिंग राइट से, वहीं प्रीमियर लीग को 1.9 बिलियन यूरोज की कमाई होती है सिर्फ
टेलीविजन राइट से, तो इतना ज़्यादा बड़ा गैप है। और उसके अलावा सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत सारे हैं प्रीमियर लीग के पास, लेकिन बुंदेसलीगा उतनी मार्केटेबल नहीं है प्रीमियर लीग जितनी। तो एक इमीडिएट कैश फ्लो की ज़रूरत है, उसके लिए 12.5% का शेयर बेचने वाली है बुंदेसलीगा अपना किसी प्राइवेट कंपनी को। तो उससे जो इनकम जनरेट होगी उसको भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे प्लानिंग चल रही है कि 36 क्लब्स है, यानी 18 क्लब्स बुंदेसलीगा में और 18 क्लब सेकंड डिवीजन में यानी बुंदेसलीगा 2 में, तो 80% इस डील से जो पैसा आएगा वो डायरेक्टली इन क्लब्स में बांट दिया जाएगा। लेकिन उसका प्रपोर्शन क्या होगा? तो जैसा मैंने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, आपकी डोमेस्टिक और यूरोप में आप कैसा खेलें उसकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में बायर्न म्यूनिख एक्सपेक्ट कर सकती है कि उनको लगभग 90 मिलियन यूरोस के आसपास मिलेंगे। वहीं पे ही शाल्का जो इस समय रेलीगेशन की कगार पे है उनको मिलेंगे लगभग 30 मिलियन यूरो। तो हमने देखा है कि बायर्न सीजन ऑन सीजन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, जो उनके प्रॉफिट और रेवेन्यू स्ट्रीम्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप यहाँ पे डिलॉयट की रिपोर्ट पे एक बार नजर डालें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाले क्लब्स में बायर्न म्यूनिख 6th नंबर पर है, जहां पर 2022 में उन्होंने 653 मिलियन यूरोस का प्रॉफिट कमाया था। और अगर आप उनके 5 साल के पीरियड पे एक बार नजर डालें तो कभी भी उनका रेवेन्यू 611 मिलियन यूरो से नीचे नहीं गया है। यहीं पे ही अगर हम उनके क्लोजेस्ट कंपेटिटर्स जो कि इस लिस्ट में 13वें नंबर पर हैं, बोरुसिया डॉर्टमंड, उनकी बात करें तो उनका रेवेन्यू कभी भी 372 मिलियन यूरो से ऊपर नहीं गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बुंदेसलीगा का और ब्रॉडकास्टिंग इनकम का जो ब्रेकअप है स्पेशली, वो इंश्योर करता है कि आप जितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उतना ज़्यादा आप रेवेन्यू यहाँ पे कमाएंगे। और गिवन बायर्न म्यूनिख ईयर ऑन ईयर इतनी सक्सेसफुल है तो गैप जो है वो बायर्न में और बाकी क्लब्स में हमेशा बढ़ता ही गया है। प्लस अगर हम एक बार ट्रेडिशनल हिस्ट्री पे नजर डालें तो बायर्न म्यूनिख सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्लब है, जहां पर बायर्न म्यूनिख 31 बार चैंपियंस रह चुकी है बुंदेसलीगा की। उनके जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर हैं वो है बोरुसिया डॉर्टमंड और बोरुसिया मुंचनग्लैडबैक, जिन्होंने सिर्फ 5 बुंदेसलीगा टाइटल्स जीते हैं। तो ट्रेडिशनली भी बायर्न म्यूनिख एक बहुत सक्सेसफुल क्लब रहा है। और जर्मनी में जितने भी फुटबॉलर्स खेलते हैं, स्पेशली जो जर्मन फुटबॉलर्स होते हैं, उनका सपना होता है बायर्न म्यूनिख के लिए खेलना। हैंस बायर्न म्यूनिख के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है अपनी लीग के बेस्ट टैलेंट्स को रिक्रूट करना। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सीजन की बात करें तो यान सोमर को साइन किया बायर्न म्यूनिख ने बोरुसिया मुंचनग्लैडबैक से। उसके बाद अगर हम 2 सीजन पहले की बात करें 2020-21 में क्लोजेस्ट जो राइवल थे बायर्न म्यूनिख के वो थे आरबी लाइप्जिग। तो उन्होंने आरबी लाइप्जिग के सेंटर बैक उपामेकानो और उनके कैप्टन मार्सेल सबिट्जर को एक ही विंडो में साइन कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जूलियन नागल्समैन जो कि आरबी लाइप्जिग के मैनेजर थे उनको भी लेके आ गए। और उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है ये करना। और ऐसा नहीं है कि अभी से ही कर रही है बायर्न म्यूनिख, ये हमेशा से करती आई है बायर्न म्यूनिख। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट लेवेंडोस्की जिन्होंने लगातार 2 टाइटल जीते थे बोरुसिया डॉर्टमंड के साथ, वो बायर्न म्यूनिख आ गए थे। उसके बाद जोशुआ किमिच जो थे वो आरबी लाइप्जिग से बायर्न म्यूनिख आ गए थे। तो बायर्न म्यूनिख के लिए इस तरीके की रिक्रूटमेंट्स करना बहुत ज़्यादा आसान है। और बायर्न म्यूनिख की सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट राज ये है कि वो ट्रांजिशन सीजन्स को अवॉइड करते हैं। ट्रांजिशन आपको देखने को बहुत कम मिलता है बायर्न म्यूनिख में। आपको रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा कि 2-3 प्लेयर अगर छोड़ के भी चले जाते हैं बायर्न म्यूनिख को तो वो रीबिल्ड कर रहे हैं, 1 या 2 सीजन उनको रीबिल्ड करने में लग रहा है और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उनको कौन से प्लेयर्स चाहिए जो उनकी स्टाइल ऑफ फुटबॉल को सूट करेंगे, या कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो उनको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं या उनका लेवल जो है डोमिनेशन का वो मेंटेन कर सकते हैं। बायर्न म्यूनिख बहुत जल्दी मूव ऑन करता है प्लेयर से और सॉल्यूशंस फाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा अडेप्ट हैं वो। उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सॉल्यूशंस फाइंड करने में अपनी प्रॉब्लम्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सीज़न देखें तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की उनको छोड़ के गए तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम फाइंड कर लिया था जिसमें चोपू मोटिंग को वो गोल स्कोर करवा रहे थे कंसिस्टेंटली, सादियो माने को उन्होंने लिवरपूल से रिक्रूट किया था और जो बहुत अच्छा भी चल रहा था। और उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे निकलस सूले चले गए तो मथाइस डिलीट को लेकर आया गया है। राइट बैक पे आप देख सकते हैं कि मजुराई को उन्होंने रिक्रूट किया है, ग्रेवनबर्ग, मथाइस टेल, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स उन्होंने साइन किए। तो कभी भी बायर्न म्यूनिख ये नहीं चाहती है कि वो ट्रांजिशन में फंस जाए या उनको ज़्यादा टाइम लगे अपने आप को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के लिए तैयार करने में। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में लें तो आपको समझ आता है कि डॉर्टमंड का टाइटल जीतना कितनी बड़ी बात है। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्यों डॉर्टमंड का टाइटल जीतना बायर्न के इतने बड़े अचीवमेंट के बावजूद भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। 10 टाइटल भले ही बायर्न ने जीत ले, बट उसके बावजूद अगर 11वां टाइटल जीतने से रोकती है डॉर्टमंड बायर्न को तो वो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। और आप लोगों को समझ आया होगा कि क्यों बायर्न इतनी ज़्यादा डोमिनेंट है अपनी लीग में और क्यों कोई और टीम उनसे compete नहीं कर पाती, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बुंदेसलीगा और फाइनेंसेस जिस तरीके से ऑपरेट होते हैं लीग में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे
एक्सप्लेन करनी थी और मैं डॉर्टमंड की तारीफ करता अगर वो टाइटल जीतते, जो कि मैंने की भी थी इस वीडियो में, बट बहुत ही अजीब तरीके से जो है डॉर्टमंड ने ये टाइटल कंसीड कर दिया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बायर्न फैंस। आई थिंक किसी भी तरीके की कोई सिंपैथी यहाँ पे नहीं है डॉर्टमंड के लिए। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, इनफैक्ट कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया है। और अब आप भूल जाइए कि अब फिर कुछ चैलेंज होने वाला है, क्योंकि हर बार ये होता है डॉर्टमंड जब भी हमको लगता है नज़दीक आ रही है, दे लूज देयर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। लास्ट सीजन इट वाज हालैंड, उससे पहले इट वाज सैंचो, इस सीज़न इट वुड बी बेलिंगम, और ये साइकिल चलती रहेगी। और जो मैंने डॉर्टमंड के प्लेयर्स के आपको नाम बताए, इसमें से एक भी प्लेयर बायर्न म्यूनिक नहीं आया। ना हालैंड बायर्न म्यूनिक आए, ना जेडन सैंचो बायर्न म्यूनिक गए, ना ही बेलिंगम बायर्न म्यूनिक जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बायर्न म्यूनिक ही जो है वो कैनिबलाइज कर रही है बुंदेसलीगा को, या बायर्न म्यूनिक ही जो है वो टैलेंट्स लेके आती है सिर्फ बुंदेसलीगा से और जो उनके क्लोजेस्ट राइवल हैं उनसे। बाकी क्लब्स भी पोच कर लेते हैं। और अगर आप कुछ सिल्वरवेयर नहीं जीतेंगे और अगर आप किसी तरीके की सक्सेस नहीं पाएंगे, तो आपको स्टेपिंग स्टोन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, अनलेस देयर इज अनडाइंग लॉयल्टी विच इज़ वेरी रेयर टू सी फ्रॉम प्लेयर्स लाइक मार्को रॉयस। तो ठीक है, मार्को रॉयस के लिए बुरा लग सकता है, लगना भी चाहिए। आई थिंक देर आर वेरी फ्यू पीपल हु हेट मार्को रॉयस। मार्को रॉयस मुझे लगता है कि ज़्यादातर न्यूट्रल फैंस को पसंद ही है, बट फुटबॉल इज़ लाइक दिस। अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे तो गॉड गिवन राइट नहीं मिलता है आपको कहीं से भी कि अगर आप एक अच्छी टीम है, आप एक ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, आपके फैंस बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो सब कुछ मतलब अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। व्हेन द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे लाइफ हो, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ मिलती है आपको, नहीं तो नहीं मिलती। और स्पेशली जब आपके सामने बायर्न म्यूनिक जैसा अपोनेंट है। तो 11 टाइटल हो चुके हैं। 14 टाइटल्स मैक्सिमम लगातार दो टीम्स का जीतने का रिकॉर्ड है यूरोप में। पहला क्लब है स्कॉन्टो लाटविया का, जिन्होंने 1991 से 2004 तक 14 टाइटल्स जीते थे। और दूसरा क्लब है जिब्राल्टर का लिंकन रेड एम्स, जिन्होंने 2003 से लेकर 2016 के बीच में 14 टाइटल्स लगातार जीते थे। तो 11 जीत चुकी है बायर्न, 4 और अगर जीत जाएगी तो 15 टाइटल्स हो जाएंगे, और वो बन जाएंगे द टीम विद द मोस्ट टाइटल्स वन इन अ रो। एक स्ट्रीक जो है वो बन जाएगी बायर्न की सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीतने वाली, और इतने टाइटल्स किसी ने भी आज तक यूरोप में तो नहीं जीते हैं। तो क्या राय है आपकी, क्या लगता है आपको, बायर्न और 4 टाइटल्स जीत के लगातार 15 टाइटल्स जीत पाएगी? ये तो खैर अभी बताना मुश्किल है, बट अगर इस सिचुएशन में डॉर्टमंड उनसे नहीं जीत पाती है टाइटल, तो आई थिंक सवाल उठने चाहिए कि क्या दिक्कत हुई। बिकॉज इफ़ यू आर अ डॉर्टमंड फैन, आई सीरियसली फील फॉर यू। मतलब इस समय हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि डॉर्टमंड के फैंस किस इमोशन से गुजर रहे होंगे। तो ठीक है, दिस इज़ फुटबॉल, क्रूअल हो जाता है समटाइम्स, बट जैसा मैंने कहा, आपके हाथ में अगर जो चीज़ है और जो अपॉर्चुनिटी, अगर आप उसको नहीं लेंगे, माइन से कैसे हार गए यार, समझ ही नहीं आ रहा अभी तक। खैर, लेकिन जो भी है, दैट्स द नेचर ऑफ द गेम। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और उसके अलावा और हम किन चीज़ों को कवर कर सकते हैं वो भी मुझे बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जल्दी मुलाकात करते हैं। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, पीस।